नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, ये आपका चैनल है, ये आपका प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको आपके अनुसार मिलता है, तो जाहिर सी बात है आपका कर्तव्य है कि इसे शेयर करें और भी शिक्षकों को जोड़ें यहाँ से, और भी विद्यार्थियों को जोड़ें, और भी हर स्ट्रीम के विद्यार्थी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। क्योंकि पर्यावरण में आज हम कुछ ऐसे टॉपिक लाए हैं साथियों, आपको पता होना चाहिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है। यहाँ से मैक्सिमम प्रश्न बनते हैं, हर एक एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, आपको पता होना चाहिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्यों हुआ, आखिर इसके पीछे क्या कारण है, ये कहाँ पे हुआ, ये किससे रिलेटेड है, ये किस दशक से स्टार्ट हुआ, इसमें क्या क्या बातें कही गई, इसमें कौन कौन से संगठन शामिल हुए, कब कब इनका बदलाव हुआ, सारी बातें करने वाले हैं। घबराना मत, लास्ट तक जरूर बने रहना। ये आपके इसके बाद एक क्योटो प्रोटोकॉल आएगा, उसको भी देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथियों, सबसे पहले बात करें, मॉन्ट्रियल एक शहर है। मॉन्ट्रियल एक शहर है कनाडा का। कहाँ का? कनाडा का। कनाडा का एक शहर है। कनाडा का कैपिटल ओटावा होता है। क्या होता है? ओटावा होता है। अब इसमें ओजोन परत की बात हुई है, तो ओजोन परत की सबसे पहले ओजोन परत क्या होता है उसको समझ लेते हैं। हमने आपको लेयर पढ़ाया है, इन्वायरमेंट के 5 लेयर, ओजोन के आ जाने से 6 लेयर होते हैं, हमने आपको पढ़ा रखा है। अगर आपने नहीं देखा देख लेंगे। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। हमने क्या बोला? ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, ये हमने बोला आपसे। ये 5 लेयर होते हैं। जो ट्रोपोस्फीयर होता है इसे बोलते हैं क्षोभ मंडल। साथियों, क्षोभ मंडल होता है जो हमारे अर्थ के क्रस्ट पार्ट से मात्र 10 किलोमीटर ऊपर तक होता है ना। और जो यहाँ पे हमारा स्ट्रेटोस्फीयर होता है वो 80 किलोमीटर तक होता है। इसी अगर इन सबको इरेज करने, इन सबका कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। अगर आपको पढ़ना है बेसिक से, आप वीडियो देख सकते हैं, पर्यावरण का प्लेलिस्ट बना होगा एक, उसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर यानी क्षोभ मंडल, समताप मंडल। क्षोभ मंडल, समताप मंडल। इस क्षोभ मंडल में ओजोन परत की भाग जो होते हैं, जो ओजोन परत एक लेयर के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी आ जाता है कि बताइए कितने लेयर होते हैं आपके एनवायरमेंट में, तो उसमें 5 न देकर ऑप्शन 6, 4, 3, 2, 1 रहता है इस प्रकार से, तो आपको 6 लगाना है, क्योंकि वहां पर ओजोन परत को भी एग्जामिनर एक लेयर के रूप में देख रहा है। यानी कि आपका जो क्रम होगा तब क्या हो जाएगा? ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर के बाद ओजोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर। क्योंकि ओजोन स्फीयर जो होता है, ओजोन लेयर जो होता है, इन दोनों के बीच में ही होता है। 10% इसमें होता है, बाकी 90% जो ओजोन का लेयर होता है साथियों, इसमें होता है। याद रखना, ट्रोपोस्फीयर, ओजोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मेसोस्फीयर, फिर आयनोस्फीयर, फिर एक्सोस्फीयर, ये 6 लेयर काउंट किए जाते हैं। ये पीसीएस का भी क्वेश्चन है दोस्तों, मैक्सिमम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों। इसको आप देख लेंगे लास्ट तक, तो शायद ही इससे आने वाले भविष्य में क्वेश्चन गलत करेंगे। ये आपके यूपीएसआई के एग्जाम में भी पूछा जा रहा है इस समय फिलहाल में। अगर आप देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छे बच्चे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगे, और आगे सुपर टेट तक के विषय में आपको काम देने वाला है। यूपी टेट में भी 1-2 नंबर आपको यहाँ से लड़ सकता है, तो लास्ट तक बने, घाटा नहीं होता है पढ़ने से, कुछ शिक्षा ही मिलती है। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि 10% प्लस 90%, यह आपको पता हो गया कि हमारा जो क्षोभ मंडल होता है वह 10% ट्रोपोस्फीयर में होता है यानी कि क्षोभ मंडल में होता है, और 90% हमारा होता है स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में होता है। आखिर यह होता क्या है? तो याद रखना, ऑक्सीजन का अपर रूप आपने पढ़ा होगा, आपने समस्थानिक पढ़ा होगा। समस्थानिक, ऑक्सीजन का समस्थानिक O3, एक O3, यही हमारा ओजोन का फार्मूला होता है, जिसे रासायनिक केमिकल्स के नाम से जानते हैं, केमिकल फार्मूला के नाम से जानते हैं, O3, इसे कहते हैं ओजोन। ओजोन का फार्मूला क्या होता है पूछता है तो बता देना, O3 होता है। और ओजोन लेयर को मापने की इकाई क्या होती है बताना, डॉप्सन। क्या होता है? डॉप्सन होता है। डॉप्सन इकाई होती है, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है, मैक्सिमम एग्जाम से पूछा भी गया है, तो इसे याद रखेंगे। अब यहाँ पर हम बात करें साथियों ओजोन परत की, याद रखना 90% तो हमारा यह समताप मंडल में होता है और 10% क्षोभ मंडल में होता है। यह एक इतनी मोटी परत होती है, लगभग 50 किलोमीटर तक मान लेते हैं। एक इतना मोटा परत होता है कि इसमें जो हमारे सूर्य से जो परावैंगनिक किरणें यानी यूवी रेस आने वाली किरणें जो होती हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं, उसको यह रोकता है ये लेयर। और यह हमारे इन्वायरमेंट में अगर आ जाता है, अगर यह ना रहता हमारा ओजोन लेयर, तो वह इन्वायरमेंट में आता और उससे बहुत सारे खतरनाक बीमारियां हो जाती, जैसे कि त्वचा का कैंसर, पौधों को क्षति, समुद्र के जो प्रकाश क्षेत्र हैं, प्लैंकटन नाम के जो खाद्य होते हैं, उनकी आबादी कम हो जाती। प्लैंकटन नाम की आबादी से ही हमारे समुद्री जीव जंतु जीवित होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारे अटलांटिक महासागर, जो हमारा उत्तरी अमेरिका
दक्षिणी अमेरिका, यूरोप प्लस अफ्रीका के बीच में अटलांटिक महाद्वीप है, सॉरी महासागर है अटलांटिका जो एस आकृति बनाती है उसमें, प्लस चीन सागर में, उत्तरी चीन सागर में बहुत ही ज्यादा प्लैंकटन नाम का पदार्थ होता है जिसको मछलियां खाती हैं और मछलियां का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है इसी दोनों क्षेत्र में। तो वही प्लैंकटन नष्ट हो जाएगा, तो आधे से ज्यादा मछलियां या फिर पूरी तरीके से मछलियां कर लीजिए, प्लस समुद्री जीव जंतुओं को भी हानि होगी। इससे यह परावैंगनिक किरणें अगर हमारे डायरेक्टली हमारे अर्थ पर आने लगेंगे तो जीना दुश्वार हो जाएगा, वैश्विक तापन बढ़ जाएगा, बहुत सारे क्रियाकलाप होते हैं। इस वजह से एक संगठन होता है बीच में, दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ओजोन क्षरण या ओजोन 1970 के दशक में, अगर डिप्लीशन की बात करें, ओजोन डिप्लीशन की 1970 के दशक में, 1970 के दशक के बाद लगातार हमारे ओजोन परत पर 4% की धीमी गति से क्षरण होने लगा, डिप्लीशन हो रहा है, कमी हो रही है। यानी कि भविष्य में एक स्थिति तो ऐसी आएगी ही, चाहे 1000 साल बाद आए, चाहे लाख साल बाद आए, चाहे 10,000 साल बाद आए, एक स्थिति ऐसी तो जरूर आएगी, वैश्विक तापमान बढ़ेगा, ओजोन लेयर खत्म हो जाएगा और यहां पर हम आप नहीं रहेंगे, यहां पर आग का गोला रहेगा, अंगारा, जो आज से 500 साल पहले सारी चीजें थी। 500 साल क्या, हम तो कम बता दिए, डायनासोर के समय, जब डायनासोर रहता था, डायनासोर का खात्मा ऐसे ही तो हुआ, वैश्विक तापन, उल्का पिंडों के गिरने से उनकी प्रजाति खत्म। एक बार मानव प्रजाति भी इसी तरह खत्म होगी वो खैर अलग चैप्टर है, उसको पढ़ाएंगे। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या होता है, एक तरह से ओटावा, यानी कि मॉन्ट्रियल एक जगह है कनाडा में एक सम्मेलन होता है, वैश्विक स्तर पर एक सम्मेलन होता है कि जो यह हमारा क्षरण है, डिप्लीशन है, ओजोन का डिप्लीशन है, ओजोन का क्षरण, इसको कैसे रोका जाए। इसमें वैश्विक स्तर पर बहुत बड़े बड़े देशों ने इसमें भाग लिया, जो विकसित देश थे और जो विकासशील क्रम में विकासशील थे वो भी इसमें हिस्सा लेते हैं। लगभग यह जो आपका प्रोसेस होता है, यह बैठक जो होती है, जो यह हस्ताक्षर होते हैं देशों के, ये 1987 में होते हैं, 1987 में होते हैं। इसमें 197 कंट्रीज, 197 यानी कि 197 देश इसमें भाग लेते हैं। कितने? 197 देश इसमें भाग लेते हैं और इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करते हैं। प्रोटोकॉल का मतलब एक वसीयतनामा, प्रोटोटाइप, इस पर इन्होंने हस्ताक्षर किया और यह प्रण किया कि अब हमारी जिम्मेदारी होगी कि हम इस अर्थ को बचाएंगे, वो चाहे जहां पर भी, अगर हमारा दुश्मन पाकिस्तान है और भारत में ओजोन क्षरण हो रहा है, भारत के ऊपर ओजोन का जो लेयर भ्रष्ट हो गया, जैसे कि आपको पता है अंटार्कटिका जो आपका महाद्वीप है, वहां पर ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर के ऊपर, उसके अंटार्कटिका जस्ट ऊपर ही थोड़ी सी छिद्र है, वो बहुत सालों से है, उसको भरने का भी तादाद चल रहा है। अगर भारत के जस्ट ऊपर ही ओजोन लेयर का भ्रष्ट होना स्टार्ट हो जाता है, अगर पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, तो पाकिस्तान का भी यह कर्तव्य है कि भारत को बचाए। यह एक तरह से पूरी वैश्विक रूप से, क्योंकि हर एक इन्वायरमेंट सबका है, अगर हमारे यहाँ भारत में इन्वायरमेंट भ्रष्ट हो रहा है तो ऐसा नहीं कि यूएसए में भ्रष्ट नहीं होगा, यूएसए में भी भ्रष्ट होगा, यूएसए में भी तहलकाएं मचेंगी आने वाले समय में। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो प्रोटोकॉल क्या होता है आपने समझ लिया। और इसकी बैठक, इस बैठक को क्या कहा गया? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा गया। क्यों? क्योंकि मॉन्ट्रियल शहर में होता है कनाडा के। इसमें क्या बातें हुई? इसमें यह बातें हुई कि जो ओजोन का डिप्लीशन है, डिप्लीशन का गति है, उसको रोका जाए। यह कब हुआ? याद रखना 1987 में हुआ, लेकिन लागू कब हुआ साथियों? याद रखना, पहले तो यह याद रखिए, यह 1987 में होता है। 197 कंट्रीज बैठे हैं इसमें। यह 16 तारीख को जो ओजोन लेयर होता है, ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है 16 सितंबर को। हम एक सेपरेट वीडियो लाएंगे, उसमें आपको बताएंगे कि हर एक मतलब कि लगभग 50 ऐसे आपको डेट याद करवाएंगे जो आपके इन्वायरमेंट से जुड़े होंगे। 50, जैसे कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन क्षरण दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन क्षरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है 16 सितंबर को, पृथ्वी दिवस, और प्लस जैव विविधता दिवस, वन्य जीव दिवस, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। जैव विविधता दिवस, जल दिवस, ये सब कब मनाए जाते हैं हम सब बताने वाले हैं। घबराना मत, बिल्कुल डटे रहना, हमारे साथ लगे रहना साथियों अंत तक। बस सारी चीजें आपको मिलेंगी, सारे मुकाम आपको दे दिए जाएंगे। जो हमारे पास में जितनी चीजें हैं हम आपको सब कुछ दे देंगे, वो चीज रख लेना अपने पास। निकोल के दे देंगे, निचोल जैसे बोलते हैं ना, हर एक चीज इतना ज्यादा निचोड़ के दे देना आपको ना, सब कुछ रख लेना हमारे साथियों। दोस्तों अब इसके बाद हम अगर बात करें,
ये तो हुआ 1987 में, ये प्रोटोकॉल होता है, 1987 में बैठक होती है, इसमें तय किया जाता है कि हम ओजोन परत को संरक्षण के बारे में बात करेंगे, और बातें हुई, इसे बातें हुई, और इसके अंदर कहा गया कि सभी विकसित देश 2000 तक, सन 2000 तक क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपभोग प्लस उत्सर्जन पर संयम और पूरी तरीके से प्रतिबंध कर देंगे। यानी कि सन 2000 तक, 1987 में तो ये लागू एक तरह से बना, और कब से लागू हुआ साथियों ये आपसे पूछा जाता है। देखिए दो चीज हैं, बैठक में जो सिग्नेचर होता है इन पे यहाँ होता है, फिर उसके बाद बहुत सारे देशों के बहुत बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने एकजुटता में बहुत सोचा विचारा, इसके बाद बहुत सारी चीजें हुई, क्रियाकलाप हुआ, बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़े स्तर पे इसको देखा जाता है ना साथियों। इस वजह से ये स्टार्ट कब से हुआ, प्रभावी कब से हुआ, तो 1989 से प्रभावी हुआ, और इसमें यह तय किया गया कि सन 2000 तक सारे देशों को जो CFC गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ओजोन लेयर को क्षरण पहुंचाता है, यह सबसे हानिपूर्वक गैस है। वैसे बहुत सारी गैसेस हैं, हम बताने वाले हैं आपको, लेकिन जो CFC है ये सबसे हानिपूर्वक गैस है, जो हमारे लेयर को क्षरण कर रहा है, और इस पर सन 2000 तक प्रतिबंध लगा देना है। किसको? जो विकसित देश हैं उनको पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा देना है, और लग भी गया CFC पर विकसित देशों में। लेकिन एक बात और इसमें कहा गया, जो विकासशील देश हैं, जैसे भारत हो गया, जैसे ब्राजील हो गया, जैसे इंडोनेशिया हो गया, तो ये सब विकासशील देश हैं, अग्रसर हैं, बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इनको 2010 तक CFC पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा देना है। कितना? 2010 तक। किसको? जो विकासशील देश हैं 2010 तक, विकासशील देश को सन 2010 तक, और जो विकसित देश हैं उनको सन 2000 तक। ये प्रतिबंध लगा दिए, और ये भी प्रतिबंध लगा दिए किस पर? CFC पर। लेकिन इसमें एक बात और कहेगी साथियों, जिनके यहां प्रति व्यक्ति उत्सर्जन, किसका? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन 0.3 kg से कम है, 0.3 kg से कम, जिसके यहां उत्सर्जन किसका? CFC का 0.3 kg से कम है, वह इस पर बैन नहीं लगाएंगे, उनके लिए छूट है। प्रति व्यक्ति के लिए बात किया गया है। शायद ही ऐसा कोई देश हो, मात्र एक देश ऐसा है, भूटान, जहां पर हमेशा, जैसे हमारे यहाँ ग्रीन हाउस गैस और बहुत सारे जो मतलब कि पोल्यूटेंट जो गैसेस होते हैं वो निकलते हैं, कार्बन का हमेशा हम लोग माइनस में ही रहते हैं, लेकिन वो हमेशा प्लस में रहता है साथियों। उसके यहाँ कार्बन अगर और डाल दिया जाए ना, तब भी वो थोड़ा सा मतलब बहुत प्योर रहेगा, वो निगेटिव वाला होता है, हम लोग पॉजिटिव वाले होते हैं, समझ रहे हो ना। जैसे ग्लास में पानी है, ग्लास में पानी पीने के लिए हमको पूरा एक गिलास भूख लगा है, एक गिलास प्यास लगा है मुझे, तो हमारे पास आधे गिलास ही पानी आए तो हमारा प्यास नहीं बुझेगा, लेकिन उसके पास एक्स्ट्रा पानी होता है, वो चाहे जितना पी ले उसका खत्म ही नहीं होगा। इसका मतलब वो अगर कार्बन उत्सर्जन भी करता है तो उसको बराबर करने के लिए उसके पास है वह तरीका है। मतलब वहां पे गाड़ी ये सब चलते ही नहीं है भाई, वहां पर एक तरह से देखेंगे ना, हमें नेचुरल फिनोमेना दिखेंगे, नेचुरल चीजें सारी दिखेंगी। वहां पर बोट है, नाव है, भूटान में, जस्ट हमारे बगल वाले देश में भाई, हमारा पड़ोसी है, जिसका संरक्षण पूरी तरीके से भारत करता है है ना। अब यहाँ पे एक चीज और याद रखना साथियों, 2010 से यह भी कहा गया कि HCF, एक गैस तो CFC खत्म हो गया जिसके क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा गया, लेकिन एक और गैस है साथियों, उसका नाम है हाइड्रोजन क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इस पे भी प्रतिबंध लगाया जाएगा, इसको भी बंद किया जाएगा, और इसको भी बंद कर दिया गया। कब से? 2010 से ही कहा गया कि CHCFC, इनके हाइड्रोजन क्लोरोफ्लोरोकार्बन को भी बंद कर दिया जाएगा। अब साथियों हम यहाँ पे आपको बात बता दी, इतनी बातें थी, क्या था सारा प्रोसेस आपको पता होगा ना, हो गया होगा। अब हमारे जो ओजोन लेयर को हानिपूर्वक, मतलब अब देखो CFC भी बंद हो गया, EHCFC भी बंद हो गया, तो हमारे ओजोन लेयर को फिर हानि कहां से पहुंच रही भाई? साथियों आपको पता होना चाहिए, हमारा जो पूरा विश्व है ना, एक तरह से इतनी तेजी रफ्तार से अपना काल की तरफ बढ़ रहा है ना, पूछो ना, क्योंकि सारी चीजें, नेचुरल चीजें को खत्म करते हुए और नेचुरल चीजों पर विरोध करता हुआ, जैसे कि पानी को रोककर डैम बना देना, वो क्या है? एक तरह से भविष्य का हम लोग मतलब नेचर का दुश्मन बन रहे हैं भाई। बताना, पानी अपने रफ्तार में जहां जा रही है वहां जा रही है, लेकिन अगर आप उसे रोक दोगे ना, तो हो सकता है कभी भी, जैसे कोसी नदी जो बिहार में है, उसको शोक कहा जाता है बिहार का, क्योंकि साथियों उस पर इतना डैम भी है, कह लीजिए, वह अपना रास्ता बदल लेता है, पूरे बिहार में बाढ़ ला देता है। अगर चीन
चीन के पास सबसे ज़्यादा दुनिया में इस समय डैम है साथियों। अगर वो सारा डैम खोल दे तो भारत बह जाएगा, भारत बह जाएगा। समझ रहे हैं ना? मतलब एक तरह से भविष्य का भी एक तरह से यह प्रोग्राम है उनका, और हमारा भी प्रोग्राम है। जब हम लोग दोस्तों सिंधु, झेलम, सिंधु और क्या क्रम से 6 नदियां हैं ना, सिंधु, चिनाब, झेलम, रावी, व्यास, सतलज, यह क्रम से हैं। तो इन सारी नदियों पर भारत ने बहुत बेजोड़ तरीके से एक तरह से डैम बना रखा है। जैसे ही खोलेगा तो पाकिस्तान का सफाया हो जाएगा। साथियों, जब यह CFC गैस और HCFC गैस बंद होता है तो इसमें भी हमारे विश्व के जो प्रणेता होते हैं उन्होंने बहुत ही गैसेस खोज डाले हैं हमारे ओजोन को हानि पहुंचाने वाले। अब तो बैन तो इस पे विश्व ने कराया था ना, विश्व ने इस पे बैन कराया था। फ्रीऑन गैस पर किसी ने बैन लगाया नहीं। फ्रीऑन गैस वह गैस है जो हमारे रूम क्लीनर प्लस फ्रिज के लिए यूज करते हैं, फ्रिज में जो यूज होता है, जो ठंडे के लिए होता है। फ्रीऑन गैस भी जो हमारे यह होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको अरे फोम जो आते हैं, जहां से फोम बनते हैं, वही जिसमें बहुत सारे पैकिंग होके आती हैं, बहुत सारी चीजें, जो व्हाइट कलर का होता है फोम, उसके कंपनी में भी फ्रीऑन गैसेज यूज होते हैं साथियों। जहां फ्रिज बनते हैं, जहां पे कूलर बनते हैं, कूलर का नहीं, जहां पे रूम क्लीनर बनते हैं, AC बनते हैं, वहां पर फ्रीऑन गैस का भी यूज होता है। यह फ्रीऑन गैस हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है, जो हमारे ओजोन परत को हानि पहुंचा रहे हैं साथियों। इसी प्रकार से अगर बात करें और कौन से गैस हैं, तो याद रखना क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोजन, फ्रीऑन गैस, और इसी के क्रम में बहुत सारे गैसेस हैं जो हमारे ओजोन परत को क्षरण कर रहे हैं साथियों। रवांडा के किगाली में साथियों अक्टूबर 2016 में एक संशोधन हुआ था। किसमें संशोधन हुआ था? तो 1987 के प्रोग्राम में संशोधन करके यह कहा गया था कि CO2 यानी कि जो अन्य गैसेस हैं जो वैश्विक तापन का जिम्मेदार हैं, आखिर वह भी तो हमारे ओजोन परत को क्षरण कर रही हैं। आखिर उस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जा रहा है? यानी उस पर भी प्रतिबंध लगाए जाने की बात जो की गई साथियों, और रवांडा एक पड़ता है अफ्रीका में देश है जिसका कैपिटल है किगाली, है ना, जिसका कैपिटल है किगाली। तो किगाली में एक सम्मेलन हुआ था, उसको किगाली सम्मेलन के नाम से जानते हैं। जैसे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, वो हुआ था 1987 में। इसी प्रकार से सन 2016 में इसी में संशोधन किया गया और कहा गया किगाली प्रोटोकॉल या फिर किगाली प्रोटोकॉल में कह लीजिए 2016 में संशोधन हुआ कि जितने भी वैश्विक तापन गैसेस हैं उस पर भी विश्व के प्रणेता जो हैं वो क्या करें, इस पर प्रतिबंध लगाएं, जिससे कि हमारा जो ओजोन क्षरण बंद, मतलब एक तरह से कम हो सके। धीरे धीरे कम होगा तो एक तरह से हम सही समय पर सही रूट पर आ जाएंगे। साथियों, यही था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो आप समझ सकते हैं, जो कि कनाडा के शहर में हुआ था। ये चीज़ याद रखना, बस इतना ही था। अब आते हैं, आगे मिलेंगे हम लोग कल एक क्योटो प्रोटोकॉल के साथ। क्योटो जो कि कब हुआ था हम बता देते हैं आपको। ये 1987 में हुआ था और 1997 में हुआ था साथियों। इसी प्रकार एक जल संरक्षण दिवस होता साथियों, 1974 में हुआ था। वन्यजीव संरक्षण हुआ था दोस्तों 1972 में, आपको पता होना चाहिए। वायु संरक्षण दोस्तों हुआ था 1981 में हुआ था। और इसी में एक 1988 में ध्वनि प्रदूषण को भी जोड़ दिया गया था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था साथियों, आपको पता होना चाहिए। सारी बातें हम कल करेंगे, क्योटो प्रोटोकॉल से सारी चीजें संबंधित है। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए और एक तरह से अपना प्यार देते रहिए भाई, शेयर करते रहिए। सारी चीजें आपको मिलेंगी, तनिक भी संकोच न करना। हर एक चीज जैसे ही 28 तारीख का पेपर हो जाता है आपका और बाकी के पेपर हो जाते हैं, थोड़े से हम खाली हो जाएंगे 28 के बाद, तो आपका हम विधिवत रूप से जैसे इंडियन ज्योग्राफी प्लेलिस्ट में पढ़ा होगा उसी प्रकार से फिर मैप बनाकर आपको इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे नदी के चैप्टर से। और बाकी जो हिमालय का उत्थान कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें हम पढ़ लिए हैं। जो बच्चे नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में आ जाएंगे, उनको मैप से इंडियन ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें जाकर सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। कम से कम अभी पढ़ लीजिए, जब स्टार्ट करें हमारे साथ हो जाएं आप, अन्यथा पीछे रह जाएंगे। चलिए, धन्यवाद।